नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। हर चुनाव में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो तय करते हैं कि चुनाव जीतेगा कौन, उसके नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। और वो नतीजे तय करने वाले फैक्टर्स कई सारे होते हैं। यूपी चुनाव में भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से बहुत अहम है ये एम फैक्टर। तो एम फैक्टर है क्या, कैसे ये चुनावों को प्रभावित करेगा, कैसे नतीजे आएंगे इस एम फैक्टर पर, वो कितना निर्भर करते हैं, ये समझने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं संजीव सर को। सीनियर जर्नलिस्ट आप जानते होंगे। तो संजीव सर आपको समझाएंगे कि आखिरकार यूपी चुनाव में ये एम फैक्टर है क्या और क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संजीव सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है ये एम फैक्टर? सबसे पहले तो ये बताइए एम फैक्टर है क्या, उसके बाद इन चुनावों में ये एम फैक्टर कितना ज्यादा कारगर साबित होगा और कैसे ये पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है और किस किस पार्टी के लिए जरूरी है। देखिए, एम फैक्टर मतलब मुस्लिम फैक्टर सब जानते हैं। अब ये अपने आप में दुख की बात है कि जब हम चुनावी समीकरणों की बात करते हैं तो इन संदर्भों में हमें बात करना पड़ता है, क्योंकि चुनाव में अमूमन इस तरह से होता नहीं है या होना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये रियलिटी है पॉलिटिक्स की। तो जाहिर है कि जो चीज़ें घटित हो रही हैं ज़मीन पर, उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। आज की तारीख में जो पहचान की राजनीति है अपूर्व, द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, वो हावी है और वो मुद्दों पर हावी है। तो जाहिर है कि मुद्दे जो हैं, जो चुनाव में हार और जीत तय करने चाहिए, वो नहीं तय कर रहे हैं। और फैक्टर्स लाइक एम फैक्टर या जातीय आधार, बिल्कुल आप इसको धर्म की तरह मत देखिए, इसको आइडेंटिटी की तरह देखिए। एक आइडेंटिटी होता है सवर्ण अवर्ण, एक आइडेंटिटी होता है कि विद इन द हिंदू कम्युनिटी जो कास्ट आइडेंटिटी होती हैं, उसी प्रकार एक आइडेंटिटी है मुस्लिम आइडेंटिटी। शायद इसका धर्म से लेना देना हो इसलिए कि हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, पर मेरे लिए एक आइडेंटिटी की तरह है। और मेरी आइडेंटिटी ग्रुप को बिलोंग करने वाला ये व्यक्ति है, तो मैं उसको इसीलिए वोट दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि वो अच्छा उम्मीदवार है, और दूसरे को इसीलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है, पर मैं इसीलिए दूंगा क्योंकि वो मेरा है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, एम फैक्टर, उसी का एक यूं कहें कि बाई प्रोडक्ट है, जो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हकीकत है। तो यूपी में ये एम फैक्टर कितना जो है एक बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा फैक्टर है अपूर्व? यूपी में अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मोर देन 19%, लेस देन 20%, 19.3 इफ आई एम करेक्ट, ये है। उसका अर्थ ये होता है कि पूरे देश में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि एक बहुत बड़े राज्य में, एक सबसे प्रभावशाली राज्य में लोकसभा सीटों के अनुसार वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अब वो उसका कंसंट्रेशन भी थोड़ा समझ लीजिए, उसका कंसंट्रेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो रीजन्स हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, रोहिलखंड है, बुंदेलखंड है और अवध है। तो ये 5 रीजन्स मिला के उत्तर प्रदेश बनता है। उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यानी कि सहारनपुर जो कि एक बॉर्डर है, हरियाणा से लगता है, उस तरफ उत्तराखंड से लगता है और थोड़ी दूर पर हिमाचल है। तो वहां से लेकर सहारनपुर से लेकर रामपुर तक कई जिले हैं जिसमें जबरदस्त तरीके से आप पाएंगे कि मुस्लिम आबादी है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व में अगर हम देखें तो श्रावस्ती का, बहराइच का, ये इलाके जो हैं मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर पश्चिम में ज्यादा। अब जहां हम पाते हैं कि 19% एवरेज पॉपुलेशन जो है वो है यूपी में 2011 के सेंसस के अनुसार, इन सब इलाकों में जो है वो करीब 50% भी किन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। यानी कि जो एवरेज है यहाँ पे वो दूसरे जिलों से, दूसरे जनपदों से ज्यादा है इस तरफ। तो जाहिर है कि अगर ये एक तरफा वोट किसी को पड़ता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हो जाता है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक विशेष दल को ये वोट सारे पड़ गए तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 17-18% वोट से लेकर के 35% वोट तक स्टार्ट करते हैं वो। तो आप समझिए कि आज के डेट में किसी भी सीट पर विनिंग जो एक मार्जिन होता है वो 40% होता है। तो अगर आपको 40% वोट आ गए हैं किसी सीट पर तो आप सीट जीत जाएंगे। तो ऐसे में 17% या 20% या 35% तो अपने आप में बहुत ज्यादा वोट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये फैक्टर पर बात करना बहुत जरूरी है। जमीन पर इस बार अपूर्व सपा
बसपा, कांग्रेस, ओवैसी जी की पार्टी, इन तमाम दावेदार जो हैं उनमें सबसे आगे चल रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव इस तरह से मजबूत साबित हो रहे हैं कि जब मैं ज़मीन पे जाता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कल मैं देवबंद में था, मैंने ये सवाल बड़े स्पेसिफिक तरीके से सहारनपुर में भी पूछा, खासतौर पर देवबंद तो आप जानते हैं दारुल उलमा है वहाँ पर भी ये सवाल था कि हम अखिलेश को देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव पहले, चूंकि उनका MY का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, तो प्रचुर मात्रा में मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं खड़े किए हैं। जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवार, वहां भी सपा के वोट उन्हें ही मिल रहे हैं। और बसपा ने भले ही मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन उनको वोट नहीं दिया जा रहा है, मुस्लिम पॉपुलेशन के द्वारा अखिलेश यादव को दिया जा रहा है। यानी कि तमाम जो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं मुस्लिम आबादी के उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सपा के मुकाबले बसपा हो, ओवैसी जी हो, कांग्रेस हो, सब पीछे हैं। और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में सबसे आगे जहां तक मुस्लिम वोटों का सवाल है। अब ऐसे में ये जो फैक्टर है जो हमें नजर आ रहा है, जब हमें नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है शाह साहब को भी नजर आ ही रहा होगा, और वो तो चाणक्य कहे जाते हैं। इसी वजह से हमने देखा वो देवबंद में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, कैराना में भी गए हुए थे, प्रचार कर रहे थे। तो क्या इसको तोड़ने की एक कोशिश है, और क्या इसको तोड़ने की कोशिश कामयाब होती थोड़ी बहुत भी दिख रही है, या फिर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं अमित शाह अगर वो थोड़ा सा इस पे कुछ कर पाते हैं जो उनकी रणनीति है? अपूर, हम लोग जैसे आंकड़ों में ही बात करते हैं, और वो सबसे सही चीज होती है, क्योंकि भाई जो सच है वो सच है। 85 सीटें, जैसे कि हमने बात की 19% पॉपुलेशन है, तो ये जो पूरा रीजन है 85 सीट्स जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जबरदस्त है, और वो सीटों को तय करता है, नतीजों को तय करता है। 403 में 85, रफली 1/5। और 1/5 सीटें जो हैं वो अगर एक समुदाय विशेष से प्रभावित होकर जीती या हारी जा सकती हैं, तो फिर जाहिर है कि सब लोग ध्यान देंगे उसके ऊपर, क्योंकि एक तरह से वो नतीजा तय कर रहा है। एक तरफा अगर हो जाए तो सब कुछ तो उसी के हाथ में है। तो आप यही समझ लें कि पिछली दफा 85 सीट्स जो थी उसमें से 64 सीटें बीजेपी को चली। बिल्कुल, क्योंकि हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक तरफ और सामने में कई दावेदार उन्हीं वोटों के, सपा, बसपा, कांग्रेस, वोट बटे और नतीजा ये हुआ। हालांकि कांग्रेस और सपा तो साथ थे, तो बसपा और ये जो गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच वोट बटे, और फिर कुछ स्थानीय लोग होते हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, यहां तक कि देवबंद में भी, जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन वाला इलाका माना जाता है, वहां भी, चूंकि वहां पर बसपा के भी कैंडिडेट जो थे वो मुस्लिम थे और सपा के भी मुस्लिम थे, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत मिली। इस बार देखिए, अब टेस्ट केस है ये, और दर्शकों को समझना पड़ेगा ये कि कैसे वहां पर देवबंद मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन इलाका, और तीनों उम्मीदवार इस बार वहां पर हिंदू समुदाय से। आप सोचिए कि कोई नहीं चाह रहा है कि ये रिस्क ले। समाजवादी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो इसीलिए ओवरली कोई चीज नहीं कहना चाह रही है, करना चाह रही है। आप देखते होंगे अखिलेश यादव लगातार कभी भी मुस्लिम मुद्दों के बारे में बात ही नहीं करते। वो कुछ इस तरह की बात ही नहीं करते जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, वो विकास की बातें करते हैं। और उन्होंने हिंदू उम्मीदवार दिया है, इस बात से कॉन्फिडेंट है कि उन्हें एक तरफा वोट मिल रहा है, सपा को मिल रहा है। और अगर हिंदू कैंडिडेट अपने समुदाय का भी वोट लाता है तो जाहिर है कि एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिसमें सीट जीती जा सकती है। मुस्लिम समुदाय इन्हें खुलकर सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जीतने की स्थिति में आज की तारीख में न बसपा है न कांग्रेस है, तो अगर कोई है तो ये है। अब आपने पूछा कि बीजेपी क्या कर रही है, उसकी रणनीति क्या? बीजेपी 64 सीटें जीती थी, तो जाहिर है कि अगर कुछ बदलाव आ रहा है इस किसान आंदोलन के कारण, या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए, कम्युनिटीज़ की बात अगर हमने की है, तो कम्युनिटीज़ तो ऑब्वियसली हिंदू कम्युनिटी इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो अगर वो एक तरफा वोट करने लग जाती है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, एक तरफा अगर वोट करने लग जाती है, तो फिर जाहिर है कि फिर तो भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज की तारीख में हिंदू वोटों को का यूं कहें कि एकमात्र पार्टी जो कहे कि हम हिंदू हैं, हमें वोट, तो इस तरह की अगर प्रचार
कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। शिवसेना है लेकिन वो छोटे स्तर डंके पर से हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं ये सब जानते हैं। तो यहाँ तो कोई क्लेमेंट है नहीं ना उनका, कोई सपा बसपा जैसा यहाँ पर कोई क्लेमेंट नहीं है, तो एक तरफा कमल छाप को ही मिलता है। लेकिन इस देश की रियलिटी है पूर्व कि अभी तक इस तरह से वोटिंग नहीं हुई है कि एक तरफ हिंदू वोट दे रहे हैं और एक तरफ मुस्लिम वोट दे रहे हैं। यही शायद इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तो बीजेपी का जो हाई स्ट्राइक रेट गया था वो पिछले चुनाव में वो 50% के आसपास जा रहा था। वो एकमात्र चुनाव था। लेकिन और कहा तो ये भी गया था कि ये जो 3 तलाक वाला मुद्दा हुआ था उस पर जो कानून लेके आए थे तो कईयों ने बताया भी नहीं था अपने घर पर, लेकिन जाके बीजेपी को वोट दिया था। मुस्लिम्स की तरफ से भी अच्छा खासा वोट मिला था। वो बात इंपॉर्टेंट है। वो बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 5% वोट या उससे थोड़ा सा कम मुस्लिम्स के वोट मिलते हैं बीजेपी को। इसमें शिया मुसलमान हैं, लखनऊ के और दूसरी जगहों के वोट मिलते हैं, प्लस जो महिलाएं हैं लाभान्वित हुई हैं। अब देखिए 3 तलाक से लाभान्वित हुई हैं तो वो देती हैं। प्लस मैं आपको बताऊं, जमीन पर जब जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि ये जो अनाज की व्यवस्था की है इस सरकार ने, जिसमें कि मार्च 2022 तक फ्री अनाज मिल रहा है, पिछले 2 सालों से मिल रहा है कोरोना की वजह से, इसका जबरदस्त इंपैक्ट है। और मैंने देखा कई मुसलमान इस बात को कहते हुए नजर आए कि ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं। बाकी अलग बात है कि वो थोड़ा हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो ये बात भी कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात जरूर मेंशन कर रहे हैं। मैं शोरूम में गया, कुछ लोगों के जो बिजनेसमैन थे उन लोगों का कहना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि देखिए जी गुंडागर्दी तो सही में बंद हो गई है। ये तो हम मानते हैं इस बात को, ये योगी राज में गुंडे नहीं आते, वरना हम कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता था कि कोई रंगबाजी इस तरह की चीजें हमारे साथ हो जाया करती थी। तो ये बात तो है, तो उनके भी समर्थक हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब वोटिंग का दिन आता है तो वोटिंग अपने आप में इन चीजों से निर्धारित नहीं होती है। काउंटर पोलराइजेशन एक फैक्टर होता है अपूर्व। अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम्स की गोलबंदी हो रही है और यह एक हकीकत है, तो क्या दूसरा पक्ष शांत रह जाएगा? स्वतः स्फूर्त हिंदू पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन होगा। और जो आपने पूछा कि ये कैराना जा रहे हैं या फिर ये देवबंद, तो चॉइस ऑफ प्लेसेस देखिए, कैराना, देवबंद, कैराना, मुजफ्फरनगर, सबकी एक पृष्ठभूमि है। तो क्यों नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो फिर ये भी कर रहे हैं। हालांकि ओवर्टली कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन चूंकि राजनीति में इस तरह से चीजें हो रही हैं तो हो रही हैं। तो एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर इस तरह से प्रभावित करता है कि वो अगर वो एक तरफा जा रहा है तो चीजें इस बात से इस बार के चुनाव में तय होने जा रही हैं कि क्या हिंदू भी कंसोलिडेशन हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर इवन रेस हो जाता है, कहीं ये जीतेंगे कहीं वो जीतेंगे। वरना अगर कंसोलिडेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन अखिलेश यादव चुपचाप वोट्स भी लेना चाह रहे हैं मुस्लिम्स के, और कहना भी नहीं चाह रहे हैं कि भाई तुम एक तरफा हो जाओ। तो ये बहुत एकदम बड़ी सरल भाषा में आपको, सरल अंदाज से संजीव जी ने समझाया कि एम फैक्टर है क्या और कितना बड़ा फैक्टर है और कैसे काम करता है, ये समझना बड़ा जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका ये समझाने के लिए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई 2022 के इन विधानसभा चुनावों में ये जो एम फैक्टर है कितना कारगर किसके लिए साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।